नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा। इस हफ्ते चर्चा में एक बार फिर से शार्दुल की वापसी हुई है और साथ में हृदय जोशी की भी वापसी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस हफ्ते जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका नाम है आनंद प्रधान। प्रोफेसर आनंद प्रधान दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान है जो उसमें प्रोफेसर हैं, पत्रकारिता पढ़ाते हैं और काफ़ी सारे विषयों पर मीडिया क्रिटिक के रूप में लिखते आए हैं। तो आज उनके जानकारियों से, उनके जो विशेषज्ञता है उसको हम इस्तेमाल करेंगे चर्चा में। जो विषय हैं, इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें हुई हैं शार्दुल। तो मुख्य तौर पर हम जो 2-3 विषयों पर बात करेंगे उनमें एक तो एनसीईआरटी की जो किताब में जो बहुत सारे विषयों को हटाया गया है या डिलीशन हुआ है कुछ चीज़ों का पाठ्यक्रम में, उसमें उन पर हमारी ख़ास नज़र रहेगी। और भी बहुत कुछ है। तो जो सुर्खियां हैं एक बार शार्दुल आप पहले हमारे श्रोताओं को दे दें और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी तो इस हफ्ते की पहली सुर्खियां बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा इस हफ्ते काफ़ी सारी सुर्खियां विदेशों से भी हैं। तो पहली सुर्खी कनाडा से। बुधवार को कनाडा में एक हिंदू मंदिर में अपमानजनक छेड़खानी और तोड़फोड़ की खबर आई, वैंडलिज्म की। यह घटना विंडसर सिटी, कनाडा की विंडसर सिटी में हुई है और पुलिस को इस मामले में 2 लोगों की तलाश है। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले की ये पहली घटना नहीं है। पिछले साल भर में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं और भारत ने आधिकारिक रूप से भी इस पर चिंता जताई है। दूसरी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में राजराजेश्वरी नगर से जो भाजपा विधायक हैं मुनिरत्न, उनके ऊपर ईसाई लोगों के खिलाफ नफरत भरी भाषा, हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया है। मुनिरत्न जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि एक कन्नड़ा समाचार चैनल को कहा कि ईसाई लोग जो धर्मांतरण कर रहे हैं उन्हें ऐसा करने पर और उन्हें देखने पर कोट लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। और वो इस मामले में प्रोपेगेंडा भी वो काफ़ी समय से कहते रहे हैं, बयान देते रहे हैं। तो उन पर भी ये मामला दर्ज हुआ है। भाजपा के एक और नेता, ये तीसरी सुर्खी है, असम से के मरियानी के विधायक हैं रूपज्योति कुर्मी। इन्होंने भी मंगलवार को बयान दिया कि ताजमहल और कुतुब मीनार को ध्वस्त कर दें और उनकी जगह पर एक एक मंदिर बना दें। इसके लिए उन्होंने अपना 1 साल का वेतन भी दान करने की घोषणा की है। तो इसमें मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है कि मूर्खतापूर्ण बातें चल रही हैं फिर से। हमारा आज का एक विषय एनसीईआरटी से जुड़ा। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम को रैशनलाइज करने के लिए इतिहास की कुछ किताबों में बदलाव किए हैं। इनको लेकर काफ़ी आपत्तियां भी जताई गई हैं। इन किताबों से गांधी हत्या के पीछे हिंदू कट्टरवादियों से जो संबंध थे, मुगल काल की बातें, दिल्ली सल्तनत से जुड़ी बातें, 1975 के आपातकाल और 2000 दंगों की, इनकी सामग्री इतिहास के पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। इन बदलावों को लेकर एनसीईआरटी ने पिछले साल एक सूची भी जारी की थी, लेकिन उनमें स्पेसिफिकली इन चीज़ों का जिक्र नहीं था। ये उस सूची में नहीं थी। एनसीईआरटी का तर्क ये है कि यह सामग्री छात्रों के ऊपर से पाठ्यक्रम का अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए हटाई गई है, जिससे कि कोविड-19 के दौरान जो कमियां आई थी उनसे छात्र तेजी से उबर सकें। फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू से जुड़ी हुई खबर। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बुधवार को रामनवमी के दौरान जो कई हिंसा की घटनाएं देश भर में हुई उसको लेकर बयान दिया कि भारत में इस्लाम विरोधी मानसिकता तेजी से बढ़ रही है और इसकी निंदा की। श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ओआईसी में करीब 57 मुस्लिम बाहुल्य देश हैं और ये काफ़ी बड़ा, सबसे सशक्त समूहों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। भारतीय सरकार ने, प्रशासन ने अपना वक्तव्य जारी किया इसके जवाब में और कहा कि ओआईसी इस तरह के बयान देकर अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है और उसे भारत विरोधी ताकतों के खेल नहीं फंसना चाहिए। कहीं भी कहना था कि एक कम्युनल माइंडसेट और भारत विरोधी एजेंडा का उदाहरण है।
चीन से भी एक ज़रूरी खबर आई कि रविवार को चीन ने बीजिंग से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदलकर उन्हें स्टैंडर्डाइज करने के नाम पे कोट अनकोट उनके नए चीनी नामों की घोषणा की। हम सब जानते ही हैं जो भी चीन और भारत के सीमा विवाद पर ध्यान रखते हैं कि चीन पहले से भी अरुणाचल प्रदेश पर दावा जताता रहा है और दक्षिण तिब्बत बताता रहा है उसको। भारत सरकार ने इन दावों को जवाब में खोखला और झूठा बताया और खारिज किया, पर इस बार अमेरिका की तरफ से भी, अमेरिकन सरकार की तरफ से भी इस पर टिप्पणी हुई। उन्होंने चीन के इस कदम की निंदा की और व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं करीन जॉन पियर, उन्होंने मंगलवार को जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका जगहों के नाम बदलकर टेरिटोरियल सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमेशा से निंदा करता रहा है और हमेशा से उसके खिलाफ रहा है। हमारा अगला विषय भी अमेरिका से ही है। श्री 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 108 ट्रंप ने ट्रंप के खिलाफ, जो पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, फाइनली उन्हें इंडाइट कर दिया गया और ये इंडाइटमेंट ग्रैंड जूरी करती है, जैसे अभियोग अब उनके ऊपर चलाया जा सकता है आपराधिक। 2016 में अपने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के अभियान उन्होंने जो चुनावी फंड था उसका अवैध रूप से इस्तेमाल किया था पेमेंट देने के लिए स्टॉर्मी डैनियल्स को। और ट्रंप अमेरिका के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिनको क्रिमिनली कार्यकाल के बाद इंडाइट किया गया है। 2 हफ्ते पहले हमने बताया था कि राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास किया था। तब से 2 हफ्ते से राज्य में डॉक्टर इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनके अधिकारों का हनन बता रहे थे। बीते मंगलवार को सरकार ने ये माना कि वो कानून में बदलाव करेगी और उसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल और प्रदर्शन वापस लिए। सरकार ने वादा किया है कि वो प्राइवेट अस्पताल जिन्हें ना सरकार से कोई अनुदान मिला है ना कोई ज़मीन या पैसे में छूट मिली है, वो अब मुफ्त में इमरजेंसी इलाज देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ठीक बात है। 2-3 और जल्दी मैं चीज़ें जोड़ दूं। एक तो ये कि एक कांग्रेस के बड़े नेता ए के एंटनी थे, उनके बेटे अनिल एंटनी ने ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी स्थिति खराब है और ए के एंटनी के लिए भी, क्योंकि ए के एंटनी के बारे में माना जाता था कि बहुत डिग्निफाइड और बहुत ही ईमानदार नेता हैं और उनको रक्षा मंत्री इसीलिए बना कर लिया गया था क्योंकि रक्षा मंत्रालय बहुत स्लिपरी स्लोप वाला मंत्रालय माना जाता है। तो वहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें काउंट करती हैं रक्षा मंत्री बनने से पहले। और इसके अलावा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो दिल्ली विश्वविद्यालय में दिखाने का मामला था, उसके तहत कुछ छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया है अगले पूरे एकेडमिक सत्र के लिए। तो उसके खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 59 अकादमिकों ने, जो एकेडमिशियंस हैं, उन लोगों ने एक लेटर लिखा है और उसको ख़त्म करने की मांग की है इसको। तो ये सुर्खियां हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इस हफ्ते जिन पे बात करनी है। एक तो ये है कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनमें इतिहास के किताबों में बहुत कुछ बदला गया है। सामाजिक विज्ञान और जो इतिहास और सोशल साइंस की किताबों में जो चेंजेस आए हैं उसके ऊपर हमें बात करनी है। हमारे साथ प्रोफेसर आनंद प्रधान हैं और वो थोड़ा सा हमें इसके एकेडमिक पक्ष के बारे में भी बता सकते हैं कि क्या चीज़ काम करती है जब इस तरह की बातें होती हैं। तो एक थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट रख दूं कि किस तरह से अलग अलग दलों के लिए, विचारधाराओं के लिए ये जो पाठ्यक्रम का मुद्दा है या जो विषयों को में शामिल होने वाले कंटेंट का मुद्दा है कितना सेंसिटिव है और कैसे वो काम करता है। तो इस तरह की जो सबसे पहली टकराव या पहला जो बड़ा बदलाव देखने को मिला था ये था जब NDA 1 की शुरुआत हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी 1998 के आसपास। तब सबसे पहला एक व्यापक बड़ा बदलाव किया गया था, रैशनलाइजेशन, यानी कि उसकी तार्किकता को, उसमें और ज़्यादा वजहों को, उसकी वाजिब वजहों को जोड़ने के तर्क के नाम पर ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें हटाई गई थी, बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी गई थी। लेकिन 2004 में एक बार फिर से
जब यूपीए की सरकार आई तो उसने इन सारे बदलावों को पूरी तरह से हटा दिया था और फिर से उसको पुराने उस पैमाने पर लाए थे। तो जो सरकारें हैं उनके बीच में ये एक टकराव लगातार चलता रहता है। दक्षिणपंथ और सो कॉल्ड जो सेकुलर या जो प्रोग्रेसिव तबका है, उनके बीच में इस चीज़ को लेकर एक टकराव रहता है कि जो इतिहास पढ़ाया जाता है दक्षिणपंथ का ये मानना है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, या कांग्रेस चूँकि वो पार्टी है जिसका आज़ादी के आंदोलन पर एक तरह से के नैरेटिव पर एक तरह से उसका एकाधिकार रहा पूरे टाइम और बहुत समय तक वो सत्ता में भी रही, तो उसने मनमाने तरीके से लोगों को इस देश का इतिहास बताया या बाकी चीज़ें। ये प्रक्रिया जो है 2014 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है और 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव का ये तीसरा मौका है। तो सबसे पहले 2014-15 के आसपास एक बदलाव हुआ, फिर 17 के आसपास 18 में एक बदलाव हुआ और फिर अब एक ये बड़ा बदलाव इस समय देखा जा रहा है, जिसमें जो इस समय का बदलाव है उसमें एक जो बड़ी चीज़ जो सामने आई है, और वो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट भी है जो कल रही, उसकी जो सबसे बड़ी फाइंडिंग्स हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि एक तो रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें, तो एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव की एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया ये होती है कि काउंसिल के मेंबर्स के बीच में कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होती है, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं वो फैसले सार्वजनिक होते हैं और फिर उसके अनुसार नई किताबें छपती हैं नए सत्र के लिए। इस मामले में जो सामने आया वो ये कि जो चीज़ें तय की गई, जो चीज़ें बताई गई या जो चीज़ें उस मीटिंग में हुई थी 2022 की मीटिंग में, उससे आगे बढ़ के गलत तरीके से या कहें भ्रामक तरीके से और लोगों को एक तरह से चीट करते हुए कुछ चीज़ें उसमें से हटाई गई हैं, जिसमें महात्मा गांधी से जुड़ा चैप्टर है और आरएसएस से जुड़ा चैप्टर है कि महात्मा गांधी की जो हत्या का मामला है उसमें जिस व्यक्ति का नाम आता है या उसके नतीजे में जो और बातें हुई, मसलन आरएसएस का के साथ उस समय क्या हुआ, वो सारी चीज़ें उसमें से हटा दी गई और ये चीज़ें कभी डिस्कस नहीं हुई मीटिंग में। तो एक तो ये है कि रैशनलाइजेशन के नाम पर जो मीटिंग में हुई वो तो एक वैध तरीका हुआ कि बदलाव उस तरीके से किया गया जो प्रोसेस है। इस बार क्या हुआ है कि उस प्रोसेस से अलग हटकर कुछ चीज़ें अलग तरीके से भी की गई। ये पूरी मंशा को, इस पूरे रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह के दायरे में रखता है। मैं सबसे पहली प्रतिक्रिया प्रोफेसर आनंद प्रधान आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, बच्चों को बहुत, और आरएसएस इस मामले में बहुत मतलब आरएसएस का शुरू से पहले से विचार रहा है कि वो जो रॉ माइंड्स हैं, जो कच्चे दिमाग हैं, उस माइंड स्पेस पर किसी भी तरह से कब्जा करना या उस पर अपना असर डालना, कब्जा तो एक थोड़ा दूर नेगेटिव टर्म होता है, उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना, अपने मन मुताबिक ढाल लेना, और उसके बहुत सारे तरीके आरएसएस के पास हैं। शाखाएं भी उसमें से हैं जो बच्चों की शाखाएं होती हैं। उसका एक तरीका शिशु मंदिर, विद्या मंदिर है, जहाँ पर अपने मनमाने वो पढ़ाई जाती हैं, मनमाना इतिहास और वो सारी चीज़ें हैं। उससे आगे हटके अब चूंकि पार्टी सरकार में है, उनकी विचारधारा, उनकी अपनी पार्टी सत्ता में है, तो उस पूरे प्रोसेस को देश के मुख्यधारा का प्रोसेस बना के और उस तरह से बनाया जा रहा है। इसमें सबसे चिंता की जो बात है वो ये कि ये ट्विस्टेड हिस्ट्री जो है वो किसके काम आनी है। शुक्रिया अतुल जी। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे मशहूर उपन्यासकार, लेखक, पत्रकार जॉर्ज ऑरवेल का एक कथन याद आ रहा है। और ये लड़ाई आज की नहीं है, बहुत लंबी है, पहले से है। दुनिया के बहुत सारे देशों में इतिहास को नियंत्रित करने और अपने नरेटिव के मुताबिक लिखने का ये कंटेस्ट है या ये जो कोशिश है, ये नई चीज नहीं है। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि जो वर्तमान को नियंत्रित करता है वही पास्ट को कंट्रोल करता है, और जो पास्ट को कंट्रोल करता है वही फ्यूचर को नियंत्रित कर सकता है। तो एक तरह से इतिहास को किस तरह से लिखा और प्रेजेंट किया जा रहा है, उस पर बहुत कुछ ये निर्भर करता है कि भविष्य की राजनीति और समझदारी क्या होगी। देखिए, जो मैं समझता हूं कि यहां पर एनसीईआरटी ने जो तर्क दिए हैं, और तर्क मतलब अगर मैं कहूं
कि उन्होंने कहा कि मतलब जो दोनों बातें बहुत गौर करने की हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान बच्चों के अंदर चूंकि क्लासेस में नहीं आ पा रहे थे, तो उनकी जो लर्निंग है वो पर असर पड़ा है। और उसको ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम को रैशनलाइज करना है, जिसको हिंदी में हम कहें तार्किकीकरण करना है। मतलब उसको रैशनलाइज करके थोड़ा बोझ हल्का करना है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। सच्चाई ये है कि 2018 में भी उस समय के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था, और पैंडेमिक के पहले कहा था कि हमें जो पाठ्यक्रम है उसको आधे से कम करना है, क्योंकि बच्चों को और बाकी चीजों के लिए समय नहीं मिलता है। पाठ्यक्रम का बोझ बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, ठीक बात है, पढ़ाई में पाठ्यक्रम और किताबें और यही सब कुछ नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उसमें और भी हिस्से आने चाहिए उनका। चाहे वो आप कह लीजिए कि शारीरिक श्रम हो, हाथ के काम का मतलब हो, उनको खेलने का मौका देने का हो, सोचने समझने का मौका देने का हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने का मसला हो। ये सब बातें बिल्कुल ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक है कि समय समय पर पाठ्यक्रम का को रिवाइज करना चाहिए, उसको रैशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि समाज विज्ञान में भी, इतिहास में भी नई खोजें होती रहती हैं, नई चीजें आती हैं, नए तथ्य आते हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए। और ये काम विशेषज्ञों के जरिए के पास छोड़ा जाना चाहिए, और वो पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, जिस पर इतिहासकारों के बीच में, समाज वैज्ञानिकों के बीच में बहस चल सके। दुर्भाग्य से ये पूरी जो कार्रवाई चल रही है एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि 2007-8 के बाद के आसपास, या 2004-5 या 6-7 के आसपास, जब पाठ्यक्रम में पिछला बदलाव हुआ था, तो उस एक एनसीईआरटी की कमेटी में मैं भी था, और उसमें कई जाने माने लेखक, कवि, साहित्यकार थे। हिंदी के पाठ्यक्रम, हिंदी की पाठ्य पुस्तिकाओं को तैयार करने में हम लोगों ने भी भूमिका निभाई थी। और उस समय मुझे याद है कि उन सारी चीजों पर काफी बहस चर्चा होती थी, और उनको पब्लिक भी किया जाता था कि ये हम शामिल कर रहे हैं, ये क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि वो पूरी प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से चली। आज जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें तर्क और दिया जा रहा है, काम कुछ और हो रहा है। आप बोझ हल्का नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनिंदा हिस्सों को निकाल रहे हैं, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है, तर्क से ज्यादा कुतर्क है। तो ये समस्या है इसकी। मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। देखिए, इतिहास के बारे में, इतिहास लेखन के बारे में इतिहासकारों के बीच लंबी बहस रही है, और पहले से रही है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, और इतिहास के डिफरेंट स्कूल्स हैं, वो मानते हैं कि ये जो राजाओं और बादशाहों और एम्परर्स पर फोकस्ड हमारा हिस्ट्री है, ये कोई इतिहास लेखन का बेहतर तरीका नहीं है। इसमें लोगों की भूमिका, इसमें देश के अंदर जो और हिस्से हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री है, या मान लीजिए कि जो दलितों का इतिहास है या आदिवासियों का इतिहास है, उसको आमतौर पर इग्नोर किया गया है। उसको आना चाहिए। दक्षिण भारत का इतिहास, उसको आना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारे पहलू शामिल किए जाने चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक तर्क होना चाहिए। उस तर्क के आधार पर यह होना चाहिए, न कि कोई दबे छुपे और इस तरह से चीजों को हटाया जाए जो चुनिंदा है। अब गांधी के बारे में और गांधी जी की हत्या के बारे में जो पहलू है, अगर उसमें ये लिखा गया है, जिसको एनसीईआरटी ने हटाना, रैशनलाइजेशन के नाम पर हटा दिया, कि गांधी जी चूंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहे थे, उससे उनके खिलाफ जो कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, वो उनसे नाराज थे, और उनकी इसलिए हत्या की गई। अब ये तर्क है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, इमरजेंसी के भी वो पहलू हटा दिए गए। इमरजेंसी इस देश के इतिहास की, राजनीतिक इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, उससे वो पहलू हटा दिए गए कि किस तरह से इमरजेंसी में एक्सेसेस हुए, कैसे जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश हुई, कैसे मीडिया को कंट्रोल करने की इश्यू हुई। क्योंकि ये समझदारी अगर आती है बच्चों में कि कैसे लोकतंत्र को कमजोर किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा सकता है, तो ये जो तार्किक समझ है, वो आज भी वो देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा। तो एक तरह से तर्क
को खत्म करने की कोशिश है। और मुझे ये चिंता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है 2020 में, जी जी जिसमें सबसे ज्यादा जोर इस पर है कि बच्चों में आलोचनात्मक समझ पैदा किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग, इस पर जोर है। उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने पर जोर है, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बढ़ाने पर जोर है। और इसके ठीक उलट हम यहां कर रहे हैं, जब पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे ज्यादा किनारे कर रहे हैं। मतलब इतिहास के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग आप पैदा करिए, बच्चे के अंदर वो समझ पैदा करिए कि वो इतिहास को किस तरह से और समग्र नजरिए से देखे। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही ओपैक तरीके से हो रहा है, बहुत ही अनट्रांसपेरेंट तरीके से, अपारदर्शी तरीके से हो रहा है, और इसके पीछे लॉजिक और तर्क मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक बात। काफ़ी विस्तार से कई सारी चीज़ें इन्होंने रखी हैं प्रोफेसर आनंद प्रधान ने। हृदेश, मैं ये एक चीज़ इसमें पकड़ना चाह रहा था कि जो गांधी जी का से जुड़ा रिलेशन वाला मुद्दा है कि गांधी इज परस्यूट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोवोक्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, जो हिंदू मुसलमान एकता की उनकी पैरोकारी थी उससे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नाराज़ हो गए थे। ये अब और आरएसएस को कुछ दिनों के लिए बैन किया गया। तो आरएसएस को कुछ दिनों के लिए बैन किया गया, ये जानकारी अगर 12वीं के स्टूडेंट को, छात्र को मिलती है गांधी जी की हत्या के मामले में, तो उसको हटाने का फिर भी मैं एक लॉजिक समझ सकता हूँ कि वो संस्था आज नहीं चाहती कि किसी तरह के बैड उसमें फिल्म हो। लेकिन गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे और ये चीज़ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट समूहों को नाराज़ कर रही थी, जिन्होंने इसको डिलीट करने के पीछे, इसके डिलीट करने की मंशा जो है वो थोड़ी दूसरी, क्योंकि किसी भी उसको कम से कम इस चीज़ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार अगर गांधी थे, ये बात जानने में बच्चों को क्या दिक्कत आ सकती है। एक तो आपकी बात का जवाब देने से पहले, क्योंकि आनंद जी ने काफ़ी विस्तार से चीज़ें समझाई और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी उन्होंने बात की, और जिसकी स्पिरिट और जिसकी भावना के खिलाफ ये चेंजेस जिस तरह से हो रहे हैं ये उन्होंने बताया। और दूसरा उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल का भी जिक्र किया कि जो वर्तमान को कंट्रोल करता है वो भूतकाल को कंट्रोल करता है, और वो ही फिर आपको ताकत देता है कि आप भविष्य को कंट्रोल कर सकें। लेकिन इसका जो गैमेट है, जो एनसीईआरटी की बुक्स का है, आप ये कह सकते हैं कि भैया कोई यहीं पर, तो कई बार हमने बहुत सीरियसली, बहुत से लोग पढ़ाई स्कूल में नहीं करते, उसके बाद अपनी समझ को डेवलप करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी की, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों के बारे में जिन लोगों को पता नहीं है, आपके श्रोताओं को बता सकते हैं कि 18 राज्यों की कम से कम 5 करोड़ बच्चों को ये किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो काफ़ी इनका बड़ा वो है। और इससे पहले जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को कंट्रोल करने वाली बात है, आपने ही बताया शुरुआत में जब कार्यक्रम के कि यूपीए के समय जो चेंजेस हुए उसमें लक्ष्मण के कार्टून्स को ड्रॉप करने की बात हुई, वो इतनी इसकी एकदम बराबर में बरक्स तुलना नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश उधर भी हुई थी। लेकिन उस समय भी एक स्थिति देखिए कि तब का माहौल ऐसा था कि इस्तीफे हुए थे जो लोग उस वक्त, उस समय योगेंद्र यादव और सुहास परिस्कर ने इस्तीफा दे दिया हाँ, था, क्योंकि वही बात जो आनंद जी कह रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, जो बात हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है का लंबे इंतजार के बाद, जो तो उसमें जो बात कही है, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सुप्रीम है, उसके बाद फैसला करना, और यही आजकल सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। तो गांधी के बारे में आनंद जी को ये जान के आश्चर्य होगा, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा था, और शार्दुल हमारे स्कूल में जो किताब थी और या जो टीचर्स होते थे, गांधी जी को एक पागल व्यक्ति ने मारा। अब वो जिस व्यक्ति ने मारा वो पागल नहीं था, लेकिन ये बताया था गांधी जी को एक पागल व्यक्ति ने मारा। ठीक है, तो बाद में जब समझ विकसित हुई तो हमने कहा कि नहीं, वास्तव में, और फिर कई जगह था कि गांधी जी को सांप्रदायिक उन्माद से पागल हुए व्यक्ति ने मारा। सांप्रदायिक उन्माद था, पर वो पागल हुए व्यक्ति ने मारा कहने में ऐसा लगता है जैसे उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। तो ये बातें पहले से किसी न किसी रूप में रही हैं गांधी की हत्या, क्योंकि बहुत लोगों को डिस्कम्फर्ट करती है, और हम खुद कहते हैं कि गांधी की हत्या के बाद के 2 दशक जो हैं उन्होंने सांप्रदायिक तनाव को रोक के रखा, और नहीं तो ये स्थिति हो सकता है हम पहले देख सकते। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, मैं इसमें 1-2 चीज़ें मैं क्लियर भी करनी चाहिए, क्योंकि टीवी में जो डिबेट होती है, हाँ, वो बहुत अनइन्फॉर्म्ड होती है, बहुत इलिटरेट होती है कई बार, और लोगों तक सही बात नहीं पहुंचती। तो उसमें एक पक्ष ये भी बताना जरूरी है कि जैसे कह रहे हैं कि पूरी तरह से बैन कर दिया है मुगल को, उसमें ऐसा नहीं है, उसको कम किया गया है हेवीली और डाइल्यूट किया है, लेकिन वो चीजें अभी वहां पर हैं। तो और दूसरा जो आपने आखिर में आपने जो आपने बात कही थी कि पहला और दूसरे राउंड में अपडेशन और रैशनलाइजेशन के नाम पे हुआ था, लेकिन इस बार का स्केल बहुत बड़ा है, तो ये चीजें चिंता करती हैं वास्तव में।
जिस ट्रांसपेरेंसी के अभाव की बात कर रहे हैं वो भी एक बड़ा मसला है, और वो फिर उस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है जिसके तहत ये बदलाव हुए हैं, क्योंकि इन बदलावों के बारे में शुरुआत में कहीं जिक्र नहीं है और बाद में इनको कर दिया गया, किताबों में वो बदलाव आ गए, तो वो आउट ऑफ ब्लू कहीं से आ गए, एक सोचे समझे तरीके से आए होंगे ना। दूसरा ये वो जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात है, उस पर थोड़ा सा हमें शार्दुल और हृदेश, आप सब लोगों की बात भी इस पर कमेंट चाहूँगा मैं, कि जो ये केवल इतनी सी बात नहीं है कि हम अपने जिस समय में हम राज कर रहे हैं अपने समय को या अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं। ये एक बहुत जो सिनिस्टर डिज़ाइन की बात हो रही है, कि एक बहुत सोची समझी डिज़ाइन के तहत हो रहा है कि आप अगर इसके तहत इमरजेंसी के चीज़ों को भी अगर गायब कर रहे हैं, इमरजेंसी में जो चीज़ें गड़बड़ हुई या जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, कोई बच्चा अगर उसको पढ़ता और समझता कि इमरजेंसी में जो सरकार या सत्ता का जो उसका दबाव था या उसका जो एक्सेसेस थे, उनको वो गलत थे। क्रिटिकल थिंकिंग यही है ना कि भाई इमरजेंसी का 2 साल का पीरियड जो 70 साल 75 साल के आज़ाद हिंदुस्तान का टाइम है, वो एक आईना है कि वो जिससे कि बच्चे पढ़ के डेवलप कर सकते हैं। उनको हटा देने का मतलब है कि सत्ता जानती है आज की, अगर वो इमरजेंसी के बारे में पूछेंगे तो वो चीज़ों को क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर कंपेयर करेंगे कि अच्छा ऐसा तो आज भी हो रहा है इमरजेंसी में। तो ये जो चीज़ें हैं वो बात मैं यही कह रहा हूँ कि जो बात आनंद जी ने भी बताया अभी हमें, और जो हम आगे भी बात करेंगे, वो हर किसी को, आप आगे रिकमेंडेशन कहेंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ, हर किसी को 1984 जो पुस्तक है वो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उसमें भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं, वो जिनको काम असाइन किया गया था, उसमें बड़ा काम यही था कि आप किस तरह से डिक्शनरी बदलते हैं, शब्दकोश बदलते हैं, किस तरह से उन चीज़ों को हटाते हैं। जैसे अगर आप फ्रीडम वर्ड हटा दें तो फ्रीडम क्या है शायद पता ही नहीं चले आदमी को। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो चीज़ हटा दिया शब्दकोश से, या उस चीज़ के बारे में बात करना ही बंद कर दिया, तो लोगों को पता नहीं चलता। बहुत से लोग वही बात करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, पर अगर उन्हें बताया जाए, जो हम बार बार यहाँ पर कहते हैं कि एक कंफर्मेशन बायस और कॉग्निटिव डिसोनेंस जैसे भी शब्द होते हैं, हाँ, जो आपको हमेशा उसी फिल्टर बबल जो एली पैलिसर ने लॉन्च किया था, जो इंटरनेट एक्टिविस्ट हैं, कि आपको एक फिल्टर बबल में डाल दिया जाता है कि आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं ही जो क्रिटिकल थिंकिंग के रास्ते में बाधा है, और तो वही चीज़ को एक तरह से सिंचित किया जा रहा है। ठीक बात। शार्दुल, देखिए, मैं सारी बात सुन रहा था, तो एक तो मैं क्रिटिकल थिंकिंग में कहना चाहता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग देखिए ऐसे ही नहीं पैदा होती। आप किसी को पाठ्यक्रम से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बना सकते, खासतौर से जिस तरह के परिवेश में हम रह रहे हैं। आप देखिए 20 साल पहले तक हम सभी लोग परिचित है उससे, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इतना नहीं था। आज इन्फॉर्मेशन बहुत है। क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है, एटलीस्ट मेरा ये मानना है, बेसिक चीज़ कि आप किसी भी तथ्य के, किसी भी प्रकरण के अच्छे और बुरे दोनों चीज़ साथ मौजूद रहती हैं, उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता से ही क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है। क्योंकि, और मेरा अगला पॉइंट भी इस बात से जुड़ता है कि भारत सरकार केवल, आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा रिलेटेड तथ्यों को उजागर कर रही है। ये एक, मुझे ऐसा लगा, अटेम्प्ट है सारी अप्रिय और असहज करने वाली चीज़ों पर पर्दा डाल देने की, कि सब अच्छा अच्छा था, जो बहुत हास्यास्पद भी है और लाइक आयरनी भी है। इतिहास में क्या सब चीज़ अच्छी हुई होंगी हमारी? ये नहीं है। और इतिहास कैसे लिखा गया, इतिहास लिखना हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है। इतिहास लिखने वालों के बीच में भी विवाद रहा है, पर वो एक एकेडमिक विवाद है। आप उससे असहमत रह सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत सारे भारत की जो ऐतिहासिक और मतलब जो इतने लंबे समय से विविधता है और प्रचुरता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्कृतियाँ बहुत लंबे समय तक रहीं, आइसोलेटेड भी रहीं, तो अलग अलग तरह से चीज़ें विकसित हुई, तो वो दिक्कत आती है। लेकिन उसको इस तरह से वाइट वॉश कर देना कि आप जितनी भी चीज़ें जो थोड़ी असहज करती हैं, अच्छी नहीं लगती, उन्हें आप हटा ही देंगे, वो क्रिटिकल थिंकिंग की जगह वो पिछलग्गू पैदा करेगी। अब आपने गांधी जी का जिक्र किया, गांधी जी का जिक्र आएगा तो नाथूराम गोडसे का जिक्र आएगा, नाथूराम गोडसे का जिक्र आएगा तो उस अखबार का जिक्र आएगा जो वो प्रकाशित करते थे। ये मतलब ऑब्वियस चीज़ें हैं, ये स्वतः बातें हैं। इनमें से किसी आप एक पे पर्दा डालेंगे तो आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी जिक्र दिया, अपनी कमियां मानकर समझने का साहस सब में होना चाहिए। उसमें गलत बात क्या है? आप अपनी कमियों से ही सीखते हैं। ये सोचना कि भारत का इतिहास या किसी का भी देश का इतिहास
केवल सब कुछ बहुत अच्छा था, लाइक सब्ज बाग लगे हुए थे हर जगह। तो सोने की चिड़िया और दूध की नदियाँ। नहीं, वो दूध की नदियाँ, अबे दूध दूध फट जाएगा, मतलब कहने वाले ही ऐसी बातें करते हैं। हाँ, एक सवाल आनंद जी से पूछना चाहता हूँ। आनंद जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं और मुझे भी मौका मिला है बच्चों से बात करने का वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है, क्या पिछले 10 सालों में मान लिया जाए कि बच्चों की सोच में आपने कोई अंतर दिया है, देखा है, जो आते हैं, या तरीका की इंफॉर्मेशन ओवरलोड की हम बात कर रहे हैं? जब तक व्हाट्सएप लगभग 2010 के आसपास मान लिया जाए इसका इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन लोगों ने इसको 2012 13 14 से, तो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड का, क्योंकि आपने लिखे भी हैं कई अच्छे आर्टिकल जो हम ढूंढ के कोशिश भी करेंगे सर्कुलेट करने की, तो उस पे थोड़ा टिप्पणी चाहते हैं कि वो उस पे असर आपको दिखता है? देखिए, निश्चित तौर पर इसका असर तो पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उससे हर दिन इंडस्ट्रियल स्केल पर, औद्योगिक स्तर पर पैदा किए जा रहे या प्रोड्यूस किए जा रहे हिस्ट्री है या कंटेम्पररी पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसके बारे में जो जानकारियां भेजी जा रही हैं इस समय, एक तरह से आप कहिए कि एक पूरा ऐसा नैरेटिव बना है जिसमें अनक्रिटिकली, बिना मतलब आलोचना के हर चीज को स्वीकार करने का, उसमें भक्ति ज्यादा है। कहीं मतलब वो हमारे मामा ने, हमारे चाचा ने, हमारे भैया ने, हमारे फलाने जो वो एसपी साहब हो गए हैं या फलाने प्रोफेसर साहब हो गए हैं, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, हमने ये समझा कि ये जरूर सच है। और मैं ये बताऊं कि मतलब जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो दोस्तों के हैं, स्कूल के दिनों के लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें जिस तरह का कूड़ा मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप वगैरह के जरिए आ रहा है, और सच्चाई ये है कि इसमें से 99% जो कंटेंट है, जो हिस्ट्री है, जो कंटेम्पररी पॉलिटिकल कमेंट्री है, जो इसके जरिए भेजी जा रही है, लोगों तक पहुंच रही है, वो लोग नहीं लिख रहे हैं, वो कहीं से इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये डिसेंट्रलाइज चैनल है उसके जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका असर तो पड़ा है, और पूरा जो राजनीतिक माहौल है उस माहौल में खुद अपने आप में आलोचनात्मक समझ सबसे ज्यादा गायब है। लोग आंख मूंद करके भक्ति भाव से चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। तो वहां आप तथ्यों की बात करें और बहस करना चाहें, लोगों के सामने सच्चाई रखना चाहें, तो बहुत मुश्किल हो गई है। अब मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक सोशली आप कह लीजिए कि पिछले 15-20 सालों से, ये आज का फिनोमेनन नहीं है, कम से कम 15-20 सालों से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि हम एक तरह का, जिसको सोशियोलॉजी में कहा जाता है, सोशल रिग्रेशन से गुजर रहे हैं। एक तरह से पीछे मुड़ने की प्रक्रिया है। मतलब हम आगे बढ़ने अपनी समझदारी में, नई जानकारियों के आधार पर, खोज के आधार पर, वैज्ञानिक समझ से चीजों के आगे बढ़े, जिसमें जो एक तरह का रोबस्टेस होना चाहिए, जो रिगर होना चाहिए, उसके बजाय एक तरह से पीछे लौटने की ये प्रक्रिया है। और इस पीछे सोशल रिग्रेशन में हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें, जिसकी तरफ शार्दुल कह रहे थे, कि आलोचना ही अपने आप में मतलब एक तरह से कहिए कि या सत्य को सामने रखना ही आज सबसे बड़ा अपराध है। तो ये एक जब स्थिति पैदा हो जाए, और ये मैं कह रहा हूं कि ये भारत के साथ ही नहीं है, आज दुनिया भर के बहुत सारे देशों में और समाजों में जिस तरह की पोलराइज सोसाइटीज हो गई हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल नैरेटिव के इर्द गिर्द खड़ी की गई हैं, वहां डायलॉग की गुंजाइश नहीं रह गई, वहां संवाद की गुंजाइश नहीं रह गई, वहां चर्चा और सत्य को समझने के जो टूल्स और टेक्निक्स हैं उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है। मतलब अब ये कहा जाने लगा है कि एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है ना, हार्ड वर्क अपने आप में काफी है। तो अब वैसी जगह पर मैं ये समझता हूं कि जिस आलोचनात्मक समझ की आप बात कर रहे हैं वो तो जरूर कम हुई है। देखिए, एक बात पूछना विद्यार्थियों चाह में रहा भी था, मैं आपने देखता हूं। आपने ये कहा कि जो पिछली जो समिति थी जब काम कर रहे थे किताबों का, तो उस पे आपने भी काम किया, लेकिन अगर स्पॉटलाइट को टर्न करते हैं दूसरी ओर, तो क्या ये आरोप भी सच नहीं है कि जिन्होंने इतने लंबे समय तक वर्तमान को कंट्रोल रखा, उन्होंने भी शायद संतुलन खोया हो, और उन्होंने भी उन चीज़ों को बहुत, जैसे मुगल
मुगल काल के लिए कहते हैं, मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि मुगल काल को जितना दिखाया और बाकी चीजों को नहीं दिखाया, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। क्या ये इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, ये तो एक ऐसा विषय है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं हूं, एकेडमिक नहीं हूं, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का, इसीलिए पूछ रहे हैं जरूर आप। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है यूनिवर्सिटी के दिनों में, हिस्ट्री में ऑनर्स है मेरा, लेकिन मैं प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं हूं। और इस नाते मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करने में अपने को सक्षम नहीं मानता हूं, लेकिन जरूर ये मैं सहमत हूं कि इतिहास लेखन एक कंटेस्टेड एरिया है, आज से नहीं बहुत पहले से। और हिस्ट्री में मतलब आज ही क्यों कहें, आजादी के बाद ही क्यों है, आजादी के पहले भी जो एक यूरोसेंट्रिक नजरिया है इतिहास को, दुनिया के इतिहास को देखने का, जिसमें आप देखिए तो यूरोप और जो बड़े एम्पायर्स थे उनकी हिस्ट्री ज्यादा मजबूत लिखी गई, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया की हिस्ट्री को इग्नोर किया गया। इसी तरह से जैसे जैसे जो ताकतें खड़ी हुई, उन्होंने हिस्ट्री में अपने क्लेम शुरू किए, नई रिसर्चेज हुई हैं, तो हिस्ट्री एक कंटेस्टेड एरिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये हम सब लोग एग्री कर सकते हैं। हम ये भी एग्री कर सकते हैं कि आजादी के तुरंत बाद जिस तरह का इतिहास लेखन हुआ उसमें बहुत कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये कमियां इस बात को जस्टिफाई नहीं करती कि आज जो हो रहा है, मतलब ये जो व्हाट अबाउटरी है ना, कि उस समय ये हुआ तो अब ये हम करेंगे, है ना। तो मैं समझता हूं कि ये जो इतिहास को देखने का अवैज्ञानिक नजरिया है, जिसको हम कह सकते हैं अनैतिहासिक नजरिया है, वो नजरिया जारी रहे, ये ठीक बात नहीं है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, ये एकेडमिक हिस्टोरियंस, प्रोफेशनल हिस्टोरियंस के जिम में छोड़ा जाना चाहिए कि वो इतिहास लेखन की जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करें, इस पर चर्चा हो, उस पर पब्लिक डिस्कोर्स भी हो, अच्छी बात है ये। ठीक बात। लेकिन एक ही तरह की आवाजें हों, ये भी अच्छी चीज नहीं है। आज दलित हिस्टोरियंस हैं, महिलाएं हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, वो महिलाओं का की भी बात कर रही है कि महिलाएं तो हिस्ट्री के सबसे अनसीन पहलू हैं, मतलब महिलाओं का तो कोई जिक्र ही नहीं मिलता है। तो महिलाओं को जिस तरह से हमारे इतिहास से बाहर कर दिया गया, दलितों को बाहर कर दिया गया। आप देखिए कि आजादी की लड़ाई के दौरान जो शुरुआत हुई उसमें आदिवासियों के विद्रोह की जो भूमिका है वो भी एक तरह से मार्जिन पर रही है। तो इन सब को आना चाहिए इतिहास में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूं कि मतलब ये जो आज हो रहा है वो पीछे भी हुआ है और दोनों बराबर है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। इस पूरी प्रक्रिया में जो अल्टीमेट कैजुअलिटी है, जो नुकसान है, वो उसी रैशनलाइजेशन या उस तार्किकता का है जिसके नाम पर व्हाट अबाउटरी की जा रही है कि भाई रैशनलाइज कर रहे हैं, लेकिन अपने मन मुताबिक वो रैशनलाइज के नाम पर वो एक अलग किस्म का गढ़ देंगे, और जिसकी वजह से वो एक तरह का एक विशियस सर्किल बन जाता है कि सरकारें बदलेंगी, वो अपना लाएंगे, हम अपना लाएंगे, कहीं कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है इस पूरे उसमें। एक एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना है, मैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट करूंगा। रैशनलाइजेशन ही अल्टीमेटली मिसिंग है उसमें से। और इसमें अतुल जी एक बात और गौर करने की है कि अब आप देखिए कि जो शिक्षा है, शिक्षा जो विषय के रूप में, ये एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी राज्य सरकारें भी हैं और केंद्र सरकार दोनों यहाँ पर, जैसे अब सीबीएसई बोर्ड है और एनसीईआरटी है तो केंद्र सरकार के अंदर, इसी तरह से राज्यों में। अब आप कल्पना करिए कि कल देश के कम से कम 10 राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं और जो वो कह रही हैं कि सीबीएसई का में और खास करके एनसीईआरटी जो चेंजेस कर रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और वहां दूसरा इतिहास बच्चा पढ़ रहा होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी में और सीबीएसई में वो दूसरा इतिहास पढ़ रहा होगा। ये जो हम जिस तरह की स्थिति पैदा करेंगे कितनी हास्यास्पद होगी। इसमें मुझे हंसी ज्यादा आ रही है कि बच्चा एक जगह, हो सकता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो तो वहां वो पढ़े कि जो हल्दी घाटी के बारे में, राणा प्रताप के बारे में, अकबर के बारे में वो और हो, और जो सीबीएसई बोर्ड में उसका एक सहपाठी हो, मोहल्ले में साथ रहता हो, वो कुछ और पढ़ रहा हो। मतलब बच्चों के साथ जो एक तरह का गिनी पिग की तरह उनको हम प्रयोग का विषय बना रहे हैं, ये मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात। बिल्कुल ठीक बात है। हम अपना वीडियो का हिस्सा यहीं पर रोकेंगे, पॉडकास्ट जारी रहेगा। पूरा पॉडकास्ट आप हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं। जाने से पहले एक आपके लिए ज़रूरी सूचना है, हमारा नया नील सेना प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटक के चुनावों से जुड़ा है वो अप हो चुका है। आप उसमें मदद कर सकते हैं, चुनाव के कवरेज में हमारी मदद कर सकते हैं।
वीडियो का हिस्सा बस यहीं तक।